नमस्ते दोस्तों, फीडबैक देना ना भूलें और कहानी का मजा लें। और जीवू कहता है कि वह उसे कार तक छोड़ देगा। माँ कहती हैं कि वह दोस्तों के पास लौट जाए। वह अकेले जा सकती है क्योंकि वह बच्ची नहीं है। वह जीवू का हाथ पकड़कर कहती हैं कि जागृत जीवन खतरनाक है, उसे कानून नहीं, जागृत नियमों का पालन करना होगा और जान का खतरा भी है। उसे भी डर था कि ऐसा हो सकता है। जीवू की माँ कहती हैं कि वह जानती हैं कि वह इन बातों से वाकिफ है और फिर भी जागृत जीवन चुना है, मतलब वह इनका सामना करने को तैयार है। जीवू माफी मांगता है। माँ खुश होकर कहती हैं कि माफी न मांगे, यह पहली बार है जब वह अपना फैसला ले रहा है, वह उसके साथ हैं। जीवू ने माँ को धन्यवाद दिया और गले लगाया। जीवू की माँ उसे गले लगाते हुए कहती हैं कि वह बहुत बड़ा हो गया है और वह उसका साथ नहीं दे पाई। जीवू उन्हें ऐसा न कहने को कहता है क्योंकि सिर्फ वही उसकी हमेशा रक्षा करती हैं। दूसरी ओर श्री कार्टिन जीवू के घर आते हैं, सोचते हुए कि उन्हें जीवू की माँ से भी मिलना चाहिए। उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना अजीब लग रहा है। वे सब बताते हैं कि जीवू की माँ बहुत पहले जा चुकी हैं। जैसे ही श्री कार्टिन यह सुनते हैं, वे गुस्से में दरवाजा पटककर चले जाते हैं। सभी सोचते हैं कि उन्हें क्या हो गया। जीवू माँ को विदा करने जाता है और वे उसे घर लौटने को कहती हैं क्योंकि दोस्त इंतजार कर रहे हैं। जीवू माँ से ख्याल रखने को कहता है और उन्हें अलविदा कहता है। जैसे ही जीवू की माँ वहां खड़ी हैं, अचानक पीछे से कोई उन्हें नाम से पुकारता है, डॉ यू जियांगकांग। उनकी माँ पूछती हैं कि क्या वह रुई है। वह कहता है कि उसे नहीं पता था कि वे जीवू सेओ की माँ हैं। जीवू की माँ रुई से पूछती हैं कि वह जीवू के बारे में कैसे जानता है। वह बताता है कि उनके साथ एक छोटी सी घटना हुई थी। डॉ यू जियांगकांग पूछती हैं कि क्या जीवू ने कुछ गलत किया है या कोई गलती की है। रुई बताता है कि गलती उसकी थी, जीवू की नहीं। डॉ जियांग पूछती हैं कि था का क्या मतलब है, क्या अब सब ठीक है। रुई कहता है कि अब सब कुछ सुलझ गया है, इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। डॉ जियांग पूछती हैं कि काफी समय हो गया, वह कैसा रहा है। रुई कहता है कि वह पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा है। यू जियांग कहती हैं कि उसके जख्म अभी भी हैं। रुई कहता है कि वह उनकी वजह से जिंदा है, दोषी न महसूस करे। रुई जाने लगता है, तब डॉ यू जियांग पूछती हैं कि क्या वह वहीं लौट रहा है। वह कहता है कि उसे जाना चाहिए, चिंता न करे, वह जीवू से उनके रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएगा। यू जियांग धन्यवाद देकर अपने रास्ते चली जाती हैं। दूसरी ओर जीवू अपने कौशल का अभ्यास कर रहा है। उसी समय श्री कडेन उसे कहता है, बाद में मत सोचो, अपना सब कुछ दो। जीवू पूरी ताकत से अभ्यास कर रहा है। थक कर वह फर्श पर लेट जाता है। श्री कार्टिन कहते हैं, जीवू की गति प्रभावशाली है पर आती जाती रहती है। श्री कडेन कहता है, मुझे पता है। श्री कार्टिन मानव रूप में बदल जाते हैं। जीवू आंख खोलकर देखता है कि श्री कार्टिन सामने खड़े हैं। वे कहते हैं, स्थिर रहो, और हाथ आगे बढ़ाते हैं। वे अपनी शक्तियों से जांच करते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। वे कहते हैं, कोर ठीक हो गया है, अब उपचार की जरूरत नहीं। जीवू झुककर उन्हें धन्यवाद देता है। श्री कडेन श्री कार्टिन से पूछते हैं, क्या नजर रखने की जरूरत नहीं। कार्टिन कहते हैं, अब इलाज की जरूरत नहीं है। जीवू कुछ सोच रहा है। तब श्री कार्टिन पूछते हैं, इतना उदास क्यों हो। जीवू उसे बताता है कि यह कुछ खास नहीं, बस अजीब लगता है। श्री कार्टिन पूछते हैं, क्यों। क्योंकि उन्होंने इतना इलाज किया, फिर भी वह अजीब महसूस कर रहा है। श्री कडेन दोनों की बातें सुन रहे हैं। जीवू कहता है कि यह वह नहीं जो वे सोच रहे हैं, और श्री कार्टिन पूछते हैं क्यों। जीवू बताता है कि चूंकि वह ठीक हो गया है, श्री कार्टिन घर लौट जाएंगे। श्री कार्टिन कहते हैं कि वे जरूर जाएंगे। जीवू और क्या चाहता है। वे पूछते हैं क्या वह चाहता है कि वे बिना जरूरत तंग जगह में रहें, और तहखाने से निकल जाते हैं। श्री कडेन जीवू को समझाते हैं कि श्री कार्टिन ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। कार्टिन का दूसरों का इलाज कम करना उनके स्वभाव और शक्ति से जुड़ा है। वे बताते हैं कि कार्टिन इलाज में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं और इस दौरान पूरी तरह असुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा कार्टिन के कई दुश्मन हैं, इसलिए किसी का इलाज करना उनके लिए बड़ा जोखिम है। फिर भी उन्होंने जीवू के कोर और अन्य चोटों का इलाज किया। मिस्टर कार्टिन आसमान देखते हुए सोचते हैं कि स्थिति अजीब हो गई है। वे जाना नहीं चाहते क्योंकि बिल्ली के रूप में कैदान के साथ अभी और शोध करना है। वे अभी इस रूप को छोड़ना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि जीवू को नहीं बता सकते कि वे और रुकना चाहते थे। उन्हें बिल्ली के बच्चों को खिलाने के लिए किसी की जरूरत बताना चाहिए। उन्हें याद आता है कि वे बिल्लियों के साथ खेलकर उनका तनाव भी दूर करते हैं। अचानक जीवू आकर पूछता है कि क्या वे और रुक सकते हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत ना हो। वह कहता है कि उन्हें जाते देख दुख होगा क्योंकि उनकी संगत अच्छी लगती है। वह फिर पूछता है कि क्या वे और रुकेंगे। जीवू के इतना आग्रह करने पर मास्टर कार्टिन मान जाते हैं।
जी वो खुश होता है कि वे उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। मिस्टर कार्टिन कैदान से पूछते हैं कि क्या वो देखते हैं कि उनका शिष्य उनसे कितना लगाव रखता है। मिस्टर कैदान मानव रूप धारण करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी रिकवरी धीमी हो गई है। अचानक मिस्टर कार्टिन और जी वू दिखाई देता है। वहां मिस्टर कार्टिन कैदान से पूछते हैं कि क्या उनकी रिकवरी धीमी हो रही है। कैदान कहते हैं कि हाल तक ठीक था पर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे, जैसे दीवार से टकरा गए हों। कार्टिन कहते हैं जानलेवा चोट से उबरना इतना आसान नहीं होता। जी वो पूछता है कि क्या कार्टिन कैदान का इलाज कर सकते हैं। कार्टिन पूछते हैं कि वह कैदान का इलाज क्यों करेंगे। जीवू कहता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे चिकित्सक हैं। मिस्टर कार्टिन यह सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर कैदान जी वू को बताते हैं कि यह इतना सरल नहीं है, क्योंकि अगर वह उनका इलाज करता है तो उसे कीमत चुकानी होगी। मिस्टर कार्टिन जी वू को समझाते हैं कि मिस्टर कैदान के इलाज के लिए त्याग करना होगा, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी विशाल है कि तीव्र प्रतिकर्षण बल के कारण उपचार का दायरा भी बहुत बड़ा होगा। यह उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा और उसकी बहुत सारी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। वह आगे बताते हैं कि मिस्टर कैदान जैसे शक्तिशाली जागृत लोगों को स्वयं ठीक होने देना ज्यादा प्रभावी है, हालांकि यह समय लेगा पर फायदेमंद रहेगा। मिस्टर कार्टिन मिस्टर कैदान को बताते हैं कि उनकी रिकवरी की धीमी गति मुख्यतः चोट की गंभीरता के कारण है, लेकिन शायद हमलावर की बची हुई शक्ति भी उनके शरीर में टकरा रही है। मिस्टर कैदान कहते हैं कि यह सच है। जी वो उनसे पूछता है कि कैदान को इतनी घातक चोट कैसे लगी, क्योंकि सब कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक है, जो उसने खुद भी देखा है, पर वो समझ नहीं पाता कि कैदान को मौत के करीब पहुंचाने वाली चोट कैसे लग सकती है। मिस्टर कैदान बताते हैं कि ये उस समय की बात है जब वो उन्हें जानता है, क्योंकि पहले मिस्टर कैदान ने कई मजबूत लोगों को हराया था, यहां तक कि कोई और मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं बचा था। तो उन्होंने दुनिया के टॉप 10 को चुनौती दी, पर किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं होता। उनके लिए ये सिर्फ एक ऐसी लड़ाई थी जिसे उन्हें जाहिर तौर पर जीतना था, लेकिन अगर वे हार जाते तो वे सब कुछ खो देते। साथ ही शारीरिक नुकसान से उबरने में लंबा वक्त लगता, जो उन्हें दूसरे टॉप 10 के लिए आसान शिकार बना देता। मिस्टर कैदान मिस्टर कार्टिन की जीवू से बात से सहमत हैं। कैदान कहते हैं चाहे वो कितना भी उकसाए, वे पलक नहीं झपकाते और घर से बाहर नहीं आते। कार्टिन सोचते हैं कि कैदान पागल थे जो सबको छेड़ते थे और टॉप 10 उन्हें पीटना चाहते थे। कैदान कहते हैं समय बीता, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब हार मानने वाले थे, सुना कि 3 टॉप 10 एक जगह जमा हो रहे हैं। कार्टिन पूछते हैं क्या कैदान उनसे लड़ने गए थे। कैदान हाँ कहते हैं, यह वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। कार्टिन पूछते हैं कि जब टॉप 10 मना कर रहे थे तो उनसे लड़ने का मौका कैसे मिला। कैदान कहते हैं कि वो पूरी ताकत से गए, तय करके कि पहले उन्हें सबक सिखाएंगे, इतना इंतजार करवाने के लिए। जीवू को जानने की उत्सुकता होती है कि क्या हुआ। मिस्टर कैदान बताते हैं कि तीनों ने उसे मारा। मिस्टर कार्टिन पूछते हैं क्या उसे मरना है। मिस्टर कैदान पूछते हैं कि किसे पता था कि 3 शीर्ष जागृत एक साथ आएंगे, वो भी इतना मना करने के बाद। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि वह क्या चाहता था। सब मिलकर उस पर टूट पड़े, जो शीर्ष 10 के लिए शर्मनाक था। हालांकि चौंक गया, सबका सामना करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया, इसलिए गायब हो गया। वो जीवू को याद दिलाता है कि वो उस शख्स का शिष्य है जिसने 3 टॉप 10 से एक साथ लड़ाई लड़ी। मिस्टर कार्टिन कहते हैं कि यह बेहद शर्मनाक है। मिस्टर इनह्योक यंग यू को बताते हैं कि दुनिया के टॉप 50 बैंकर वेटर ने देश में आने की पुष्टि की है। जी यंग यू पूछती है कि वेटर को यहाँ क्यों लाया, क्योंकि सुना है वो बहुत खतरनाक जागृत है। मिस्टर इनह्योक कहते हैं कि वेटर के आने का कारण अभी पता नहीं, पर शायद वो मिस्टर केडन के पीछे आया है। जैसा सब जानते हैं, वेटर और मिस्टर केडन की हमेशा से अनबन रही है। वेटर के आने से लगता है केडन को अपमान का बदला अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। मिस्टर सूमिन कहते हैं कि उन्होंने केडन और उसके शिष्य के देश में होने की बात सुनी है। वेटर के मुताबिक वो मानता है कि उसके गुट ने ही ये जानकारी लीक की है। मिस्टर सूमिन इससे सहमत हैं, क्योंकि यह सही है, और सोचते हैं कि क्या इसीलिए वह उनके पास आए थे। वह कडेन से लड़ने से पहले कहीं भी बवाल मचाने की ऊर्जा बचाना चाहता है। वेटर उसे दोनों में से एक को लाने के लिए कहता है। वेटर मिस्टर सूमिन को 1 हफ्ते का वक्त देता है, कहता है कि कोई एक भी चलेगा, वरना यह गुट धरती से मिट जाएगा, और दरवाजा बंद कर देता है। मिस्टर सूमिन दुखी होते हैं कि उनके भाई के पुराने कर्म अब उन्हें परेशान कर रहे हैं। जीवू के घर में वह अपनी बिल्लियों को खिला रहा है। उसी समय मिस्टर केडन और मिस्टर कार्टिन आराम कर रहे हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जीवू स्क्रीन पर देखता है, दरवाजे पर सुचान कांग है। जीवू सुचान से पूछता है क्या वह अंदर आना चाहेगा। वह कहता है रहने दो, मैं बस कुछ बात करने आया था।
जीवू पूछता है क्या वह उस पर कुछ शब्द छोड़ना चाहता है। सुचान उसे बताता है कि कुछ वैटर नाम के विश्व रैंकर पहले बैकडू आए थे। मिस्टर केडन वैटर का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। सुचान जीवू को बताता है कि वह उसे या केडन को लाना चाहता है, वरना बैकडू पर हमला करेगा। सुचान चेयरमैन के पास जाता है जो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। वह उसे बताता है कि उसने सुना है कि वैटर अभी अभी आया था। वह उससे बैकडू के साथ उसके व्यवसाय के बारे में भी पूछता है। चेयरमैन ने जवाब नहीं दिया तो सुचान ने फिर पूछा। चेयरमैन ने कहा कि वह जानने का हकदार है। वह सुचान को बताता है कि उसने जीवू और के मिस्टर केडन। सुचान हंसता है और पूछता है कि क्या वह समझदार है, क्योंकि वह केडन को नहीं ला सकता पर मांग करता है। मिस्टर सुमिन दुखी होकर कहते हैं कि यह वास्तविकता है, क्योंकि वे ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शक्ति ही सब कुछ है। यह उनके लिए दुखद है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को खो दिया जो उनकी सबसे बड़ी ताकत था, और उन्हें पिता का कोई पता नहीं है। उनके पास इससे निपटने की क्षमता नहीं है। सुचान मिस्टर सुमिन से पूछता है कि क्या यह सब उसके पिता से जुड़ा है। मिस्टर सुमिन ने जवाब नहीं दिया, पर सुचान ने मान लिया कि यह सब उसके पिता की वजह से था। सुचान जी वू से कहता है कि वह या उसका गुरु सीधे उससे मिले, क्योंकि उसे लगता है कि चेयरमैन ऐसा नहीं करेंगे, और चेतावनी देता है कि अगर कडेन या जीवू वेटर के सामने नहीं आते तो वह वेटर को जगह बता देगा, क्योंकि उसे किसी तरह अपनी रक्षा करनी है। अगर जीवू उसका गुरु उसे नजरअंदाज करता है तो यही फिर होगा, क्योंकि उन्हें खत्म करने के बाद वह अगले समूह से वही मांग करेगा। तो वो उसे बताता है, इसीलिए वो वेटर के पास जाने की बजाय पहले जीवू के पास आया, क्योंकि अपने गुरु को नाराज करना वो टालना चाहता था। ये बताकर वो घर से बाहर निकल जाता है। मिस्टर कार्टिन मिस्टर केडन को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी वेटर का पीछा करना आखिरी चीज है जो उन्हें चाहिए। और जी वो भी उनके पास बैठा हुआ है। वो उनसे वेटर के बारे में पूछता है कि वो कौन है। मिस्टर कार्टिन बताते हैं कि वेटर दुनिया के टॉप 50 जागृत लोगों में से एक है। जब जीवू पूछता है कि ऐसा कोई केडन को क्यों ढूंढ रहा है, तो मिस्टर केडन कहते हैं कि वो उनसे लड़ना चाहता है। मिस्टर केडन बताते हैं कि वेटर को उन्होंने पहले ही एक बार हरा दिया था। उस लड़ाई से उसे एक स्थायी निशान मिला, और तब से वो मिस्टर केडन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। मिस्टर कार्टिन आगे बताते हैं कि वेटर को नापसंद था कि कैडेन दुनिया के शीर्ष 100 जागृतों को हराकर प्रसिद्ध हो गया, इसलिए उसने खुद कैडेन को चुनौती दी, लेकिन हार गया। इस उलटफेर से पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि तब भी अवतार 50वें स्थान पर था, और जाहिर है इस घटना ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। यह कैडेन के लिए दुनिया भर में शक्तिशाली जागृतों के बीच पहचान बनाने का एक बड़ा कारण बन गया। मिस्टर कार्टिन ने समझा कि वेटर को कैडेन की चोटों का पता था, इसलिए उसने इसे एक दुर्लभ मौका माना जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह इससे सहमत है, क्योंकि वह वादिर के बारे में भी यही सोचता है। श्री कार्टिन पूछते हैं कि अब वह क्या करेंगे। श्री कडेन कहते हैं कि वह उसे आने देंगे। जी वो कहता है कि जैसा उसने बताया था, उनकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। श्री कडेन जीवू से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी किसी चुनौती से मुंह मोड़ा है। वह जीवू को अपनी चिंता छोड़कर ट्रेनिंग पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। जीवू अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। श्री कार्टिन श्री कडेन से पूछते हैं कि क्या वह वादिर से लड़ने का यकीन रखते हैं, क्योंकि वह अभी भी टॉप 50 में है। मौजूदा हालत में मुश्किल हो सकता है, इसलिए श्री कडेन कहते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है, वह मना नहीं कर सकते। वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह अभी भी मजबूत है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है इन चीजों को फिर से होने से रोकने का। लड़ाई के दौरान जब वादिर के शरीर से खून बह रहा है, वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे यह मानना मुश्किल है कि किसी ने उसे हराया है। उसने सोचा था कि वह बस एक साधारण व्यक्ति था जो मुश्किल से टॉप 100 में था। श्री कडेन उसे बताता है कि वादिर के साथ लड़ना उसके लिए काफी मनोरंजक था। वादिर गुस्सा हो जाता है, सोचते हुए कि क्या पूरी लड़ाई उसके लिए मजाक थी। जब उसके चेहरे से खून बह रहा है, वह उस जगह पर हाथ रखकर जांचता है जहां से खून आ रहा है। जब वह होश में आता है तो उसके चेहरे पर एक निशान होता है। वह चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके सुंदर चेहरे पर एक निशान है। श्री कडेन उससे कहता है कि उसके चेहरे पर निशान इस बात से ज्यादा चौंकाने वाला है कि उसने उसे बुरी तरह हराया। वादिर उससे पूछता है कि उसे सच्चाई कैसे पता है। श्री कडेन उसे कहता है कि उसने सुना होगा कि वह एक जागृत के लिए ठीक दिखता है, पर वह कार्टिन के स्तर के पास भी नहीं है, और कडेन के टूटने पर उसका नाम चिल्लाता है। ऊंचे स्थान पर बैठे हुए उसे अतीत की सारी बातें याद आती हैं। वह सोचता है कि तब से उससे बदला लेने का इंतजार कर रहा था, पर वह मौका कभी नहीं आया अब तक। यानी अगर वह मौत के करीब घायल हुआ है, वह उसे मूर्ख कहता है, कहते हुए कि उसे सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि उसके कई दुश्मन हैं और वह इस बार उसे मारने का फैसला करता है। दूसरी ओर जीवू के घर पर श्री कार्टिन अन्य बिल्लियों के साथ व्यस्त हैं, और जीवू श्री कडेन का इंतजार कर रहे हैं। वह श्री कार्टिन से पूछता है कि क्या श्री कडेन ठीक हो जाएंगे। वह कहता है कि अगर कडेन ठीक है तो चिंता नहीं, पर अभी यह बहुत बुरा समय है।
इस समय वह जो सबसे अच्छा कर सकता था वह था ध्यान लगाना और अपनी सारी शक्ति जुटाना। इसलिए वह इतने लंबे समय से तहखाने में फंसा हुआ है। जैसे श्री कार्डेन तहखाने में बैठकर अपनी शक्तियां जुटा रहा है। वादिर श्री सुमन से पूछता है, क्योंकि आज वह श्री कार्डेन और जीवू को लाने वाला है, क्या वे उन्हें ला सकते हैं? श्री सुमन कहते हैं कि उन्होंने अन्य समूहों से पूछा, सभी ने इंतजार करने को कहा और अभी भी पक्का जवाब देना बाकी है। पिछले बाहरी हमलों के बाद कोरियाई जागृत लोगों ने एकजुट होकर बाहरी खतरों से बचाव की शपथ ली, लेकिन दुर्भाग्य से बैगडू ने विश्वास तोड़ा और सबको धोखा दिया। वादिर फिर से श्री सुमन से उनका जवाब पूछता है। श्री सुमन सोचते हैं कि दुर्भाग्य से उनका समूह इस स्थिति में पहुंच गया। वे बिना लड़े शर्मनाक तरीके से खत्म नहीं होंगे। वे बैगडू के नाम पर खरे उतरेंगे और दुश्मन से लड़ेंगे ताकि अगली पीढ़ी को शर्मिंदा न होना पड़े। श्री सुमन कहते हैं कि वे उनकी मांगें पूरी नहीं कर पाएंगे। वादिर गुस्सा होकर उसे फिर से दोहराने को कहता है। श्री सुमन कहते हैं कि बैगडू से जानकारी निकलने पर भी वे उसकी मांगें नहीं मानेंगे। वे कहते हैं कि बाक कोई कमजोर समूह नहीं जो ऐसी अनुचित मांगें माने। वादिर कहता है कि उसे अपनी औकात नहीं पता और पूछता है क्या वह उसकी मांगें नजरअंदाज करेगा। श्री सुमन कहते हैं कि वे मांगों को नजरअंदाज नहीं कर रहे, वे बता रहे हैं कि अनुचित मांगें नहीं मानी जाएंगी। वादिर गुस्सा होता है और कहता है कि वह श्री कार्डेन से लड़ने से पहले ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। वह श्री सुमन को धमकी देता है कि वह इस जगह को धरती से मिटा देगा। अचानक जी यंग यू वहां पहुंचती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है। मध्यस्थ सुमन उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कोई मदद नहीं आएगी। जी यंग यू कहती है कि वह अपनी पुरानी शपथ निभाने आई है। वह बताती है कि बाएखो, मीर, हाला और संग आना चाहते थे पर वह खुद आ गई। मैं दक्षिण कोरिया के जागृतों की शक्ति दिखाने आई हूं। वेटर उससे पूछता है कि वह कौन है और वह बताती है कि उसका नाम जी यंग यू है और वह शिन्वा समूह की नेता है। वह याद करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने यह नाम पहले कहीं सुना है। उसे याद आता है कि यह एक दक्षिण कोरियाई टॉप रैंक व्यक्ति का नाम है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई। वह कहती है कि उसने बैगडो के हालिया आदेशों और धमकियों के बारे में सुना है, इसलिए कोरिया की नंबर 1 जागृत के रूप में वह इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकी और कदम उठाने का फैसला किया। वेटर हंसता है। उसे लगता है कि यह मूर्खतापूर्ण है क्योंकि नंबर 1 रैंक का कोई महत्व नहीं है। रैंकिंग बस एक संख्या है जो लोगों को उनकी ताकत के हिसाब से लेबल करती है। जी यंग यू उसे बताती है कि उसका एक अलग नजरिया है। वेटर अलग नजरिए की बात सुनकर हैरान होता है क्योंकि वह नहीं समझता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसे यकीन था कि वह लड़ने के लिए तैयार आई थी। वह विश्व रैंकर भी नहीं, फिर भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करती है। जी यंग यू कहती है कि उसका इरादा उसका विरोध करना नहीं है, वह स्पष्ट करना चाहती है कि वह उनके जागृतों को धमकी न दे। वेटर सोचता है कि सब पागल हो गए हैं या हालात समझने में नाकाम हैं। वह चेतावनी देता है कि वह सबको उसे भी धूल में मिला देगा। जी यंग यू वहां एक स्थानिक अलगाव बनाती है। अलगाव देखकर वह पूछता है कि वह कौन है और विश्व रैंकर क्यों नहीं। जी यंग यू चुप रही जब वेटर ने मुस्कुराकर कहा कि जवाब देने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल हान 4 लोगों से कॉन्फ्रेंस कॉल पर पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। एक पूछता है क्यों बैगडो ने धोखा दिया, दूसरा उनका तर्क सुनना चाहता है। जी यंग यू कहते हैं कि बैगडो को कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था, फिर भी बाकी समूह को दोषी नहीं ठहराना चाहिए और उन्हें दुश्मन नहीं मानना चाहिए जब पता है कि धोखा नेता और कुछ बागियों से आया है। जी यंग की बात से तीनों अन्य सदस्य सहमत थे। वह प्रिंसिपल हान से भी इस मामले पर उनके विचार पूछता है। प्रिंसिपल हान बताते हैं कि उनके विचार भी चेयरवुमन यू जैसे ही हैं। बैगडो ने जो किया वह गलत था, लेकिन वर्तमान नेता अध्यक्ष श्री सुमोन कांग और उनके समर्थक फिर से विश्वास बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि वे इस बार बैगडो की मदद करेंगे, पर सबसे अच्छा तरीका खोजना होगा क्योंकि दुश्मन दुनिया के टॉप 50 में है। सभी को इस बार आगे आना चाहिए क्योंकि अगर इसे लंबा खींचा गया तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। उन्हें शुरू से ही पूरी ताकत से उसका सामना करना चाहिए, यही एकमात्र तरीका है। एक सुझाव है कि वे उसे दबाएं ताकि उसे अपने जोखिम का एहसास हो। चेयरवुमन यूं कहती हैं कि वह अकेले ऐसा करेंगी ताकि कोई फिर जांच की हिम्मत न करे। प्रिंसिपल हान सोचते हैं कि क्या अकेले जीतने से संदेश ज्यादा प्रभावी होगा, फिर भी इतना बड़ा जोखिम अकेले उठाना, यह जानते हुए भी चेयरवुमन यू के कार्य सचमुच देश की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के अनुरूप हैं। वेटर चेयरवुमन यू पर हमला करता है पर उन्हें कोई खरोंच तक नहीं आती। वेटर हैरान है कि वह उन्हें छू भी नहीं पाया और ऐसी शख्स विश्व रैंकिंग में भी नहीं है। श्री सुमोन जी यंग यू को बताता है कि वह उसके साथ जाएगा पर वह मना कर देती है। वह अकेले मिशन पूरा करना चाहती है ताकि दुनिया कोरिया के जागृत लोगों की शक्ति देख सके। श्री सुमोन सोचता है कि क्या वह दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहती है, पर वह दुनिया के टॉप 50 में से किसी से लड़ रही है। क्या यह सफल होगा?
वॉटर ने मुस्कुराया, लंबे समय बाद इतना चिढ़ा हुआ महसूस करते हुए। वह गुस्से में चेयरवुमन यू से पूछता है कि क्या एक अनजान जैसी वह अकेले उसका सामना करेगी। वह कहते हुए जोरदार हमला करता है कि नतीजा वही रहेगा। उसने सोचा वह मूर्ख लड़की है, पर अचानक देखा कि वह फिर बच गई। उसने बिना कोई नुकसान उठाए हमला रोक दिया। जी यंग यू कहती है कि वह इसे गंभीरता से ले, क्योंकि वे दोनों फिर से एक दूसरे पर हमला करते हैं। वेटर महसूस करता है कि उसकी हमले की शक्ति मामूली नहीं है और सोचता है कि उसे पूरी ताकत से लड़ने की उम्मीद नहीं थी, जबकि उसे मिस्टर कडेन के लिए ऊर्जा बचानी चाहिए थी। वह यंग यू की क्षमताओं से प्रभावित होकर उसकी सराहना करता है। वह कहता है कि अब वह उसे गंभीरता से लेगा और बताता है कि असली मुकाबला अब शुरू होगा। वह फिर से हमला करता है और जी यंग यू उसका हमला रोक देती है। वह सोचता है कि क्या वह फिर से उसका हमला रोक पाएगी। जी यंग यू हमला करती है और जब वह बचाव कर रहा है, वह देखता है कि जी यंग यू ऊपर से हमला करने आ रही है। उसे एहसास होता है कि जी यंग यू सिर्फ एक साधारण टॉप 100 खिलाड़ी नहीं है, वह दुनिया के टॉप 50 में से एक हो सकती है। जैसे ही वेटर खड़ा होता है लड़ाई के दौरान हुए विनाश के बीच, वह सोचता है कि जी यंग यू बहुत शक्तिशाली है। श्री सुमन, जो उन्हें देख रहे हैं, सोचते हैं कि वह पहले से जानते थे वह शक्तिशाली है, पर इतनी नहीं, क्योंकि वह वादिर से अच्छी लड़ रही थी। वादिर सोचता है कि ऐसी जगह में इतनी मजबूत औरत कैसे है। उसे लगता है कि उसे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। वह जी यंग यू को देखकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा उसकी खूबसूरती उसके रुतबे के लायक है, जो उसे पसंद आया। श्री सुमन सोचते हैं कि वादिर चेयरवुमन यू से क्या कह रहा है। वादिर उसे बताता है कि वह सचमुच उसकी औरत बनने के सारे गुण रखती है। अचानक वह अपना सिर छूता है और पाता है कि उसकी पसंदीदा टोपी गायब है। चेयरवुमन यू और श्री सुमन हैरान हैं कि वह क्या कर रहा है। वे उसकी हरकतें समझ नहीं पा रहे। वादिर गुस्से में आ जाता है और चेयरवुमन यू को धमकी देता है कि वह उसे मार डालेगा। वह चेयरवुमन पर हमला करता है और वह पलटवार करती है। वादिर लगातार हमला करता रहता है। चेयरवुमन यू हर हमले से बच जाती है। जब वह फिर से हमला करने वाला था, उसने कहा कि अब बचना मुश्किल होगा, क्योंकि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा। वह उस पर हमला करता है, पर उसका हमला विफल रहता है, क्योंकि चेयरवुमन यू अभी भी सुरक्षित खड़ी हैं। वादिर कहता है कि इतनी दूर ऐसी किसी से मिलना पूरी दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है। वह कहता है कि वह उसे उसके लायक कुछ देगा और अपनी मृत्यु का प्रहार लेने का प्रस्ताव रखता है। वादिर जी यंग यू पर हमला करने के लिए अपना ब्लड स्टॉर्म सक्रिय करता है और श्री सुमन भी खुद को उनके हमले से बचाते हैं, लेकिन उनका हमला जी यंग यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वह सोचता है कि क्या हो रहा है और यह क्या चीज है। वह पूछता है कि उसका नाम विश्व रैंकिंग से बाहर क्यों है। वह कहता है कि अगर वह टॉप 50 में होती तो उसे और उसके संगठन को ज्यादा अधिकार मिलते। वह कहती है कि उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं और पूछती है क्या वह जारी रखना चाहता है। वादिर समझता है कि यहां कोई भी नुकसान उसे खतरे में डाल सकता है और वह अब बहुत थका हुआ है, इसलिए कडेन से लड़ना उसके लिए असंभव है। अगर जान पर बनाती तो वह जारी रखता, पर वह रुक जाता है, क्योंकि वह यहां इसके लिए नहीं आया था, और वह यह कहकर वहां से चला जाता है। श्री सुमन जी यंग यू की ओर दौड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। जी यंग यू कहती हैं कि वह ठीक है। श्री सुमन उनके सामने झुकते हैं। मिस्टर सुमन उसके सामने झुककर कहते हैं कि वे उसके आभारी हैं। ज्योंग यू उन्हें रोकती है और कहती हैं कि यह उसका मामला है, धन्यवाद की जरूरत नहीं। वेटर इमारतों पर कूदते हुए सोचता है कडेन को नहीं पकड़ पाया, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अचानक उसे अपने चारों ओर स्थानिक अलगाव महसूस होता है। जैसे ही वह समझता है कि यह कडेन है, मिस्टर कडेन सामने आकर कहते हैं काफी समय हो गया, ऊपर देख रहे हो। अचानक मिस्टर कडेन वहां कहीं से प्रकट हो जाते हैं। वे वेटर से पूछते हैं क्या मुझे ढूंढ रहे थे। वेटर सोचता है बुरा वक्त है, ज्योंग यू से लड़कर थक चुका हूं। मिस्टर कडेन कहते हैं मैं जानता था तुम लड़ना चाहते हो, तभी आया हूं। वो उससे कहता है कि और वक्त बर्बाद किए बिना लड़ाई शुरू करें। जैसे ही वो लड़ाई शुरू करने वाला था, वेटर उसे रोकता है और बताता है कि उसने अभी बहुत ऊर्जा खर्च की है, क्योंकि वो आने से पहले इस देश के टॉप रैंकर से भिड़ा था। मिस्टर कडेन पूछते हैं कि क्या उसका मतलब है कि वो ज्योंग यू से लड़ा था। वो कडेन को बताता है कि वो बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे उससे निपटने में काफी शक्ति लगानी पड़ी, और उसे अपनी चोट दिखाता है। वो कडेन से मैच टालने को कहता है ताकि वो अपनी बेहतरीन हालत में उनका सामना कर सके। वेटर मुस्कुराया, सोचा कि कडेन उसके पीछे नहीं आएगा, जानकर कि वो घायल है। जहां तक वो जानता है, कडेन हमेशा अनुकूल की बजाय प्रतिकूल हालात में लड़ा है। कडेन उसकी तरफ बढ़ता है, वेटर के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या उसे अभी हिचकी आई थी। वेटर खुश होता है, सोचकर कि उसकी बुरी योजना सफल हुई। अचानक मिस्टर कडेन कहते हैं जैकपॉट,
वेटर पूछता है, क्या? और कडेन उस पर हमला करता है। वेटर पूछता है, क्यों हमला किया? तब कडेन पूछता है, क्या उसे लगा वह मूर्ख है? वह पूछता है, क्यों नुकसान पहुंचाएगा? तभी कडेन पूरी ताकत से हमला करता है और वेटर कडेन को गाली देता है। कडेन कहता है कि वह छोटों के बारे में जानकर लड़ने के लिए छुपा था। कडेन वेटर पर हमला करता है, जो बचाव करता है और पलटवार करता है। उसे लगता है कि उसके पास ऊर्जा कम है और पहले झटके से वह और कमजोर हो गया, तो वह अपनी सारी ऊर्जा अंतिम दैवीय हमले में लगाने का फैसला करता है। वेटर हंसता है, उसे लंबे समय बाद इतना मजा आया है। लेकिन अचानक कडेन का हमला उसे बुरी तरह से मारता है। वह सोचता है, काश वह बचने की बजाय सामना करने गया होता तो इतना बुरा न होता। कडेन उसकी ओर झुकता है और वेटर उसे गुस्से से देखता है। कडेन कहता है, तुम्हारी बिल्ली जैसी आंखें देखकर लगता है एक और हमला चाहिए। वेटर तुरंत रोकने की कोशिश करता है। रुको, मैं हार गया हूं। मिस्टर कडेन हंसते हुए कहते हैं, थोड़ा तेज बोलो, तब तक मैं हमला कर चुका हूं। वेटर बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है। चेहरे से खून बह रहा है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि फिर से हार रहा है। यह सब दोबारा हो रहा है। मिस्टर कडेन पूछते हैं, क्या लड़ाई जारी रखूं? वेटर मना करता है, कोई फायदा नहीं, मैं पहले ही हार चुका हूं। अचानक मिस्टर कार्टिन आते हैं और कहते हैं, कडेन, तुमने यहां काफी हंगामा मचाया है। वेटर कार्टिन को देखकर सोचता है, वह यहां क्यों आया? समझ नहीं आ रहा। कार्टिन कडेन से कहता है, लगता है तुम ठीक हो। वेटर कार्टिन को देखते हुए सोचता है, कार्टिन दक्षिण कोरिया में क्यों है? अचानक उसे लगता है कि कार्टिन उसके चेहरे का निशान मिटा सकता है। वह इस विचार से मिस्टर कार्टिन को घूरता रहता है। मिस्टर कार्टिन सोचते हैं, वेटर उन्हें लगातार क्यों देख रहा है? वेटर परेशान है क्योंकि वह कडेन से हार का सामना नहीं कर पा रहा। एक जागृत के रूप में वह जानता था कि कभी हार सकता है। कडेन की बढ़ती प्रसिद्धि से उसे चुनौती देने का श्रेय भी मिला, लेकिन चेहरे का निशान हार से भी ज्यादा दुखदायी था। आईने में देखकर लगा, चेहरे का निशान जीवन को कष्टदायक बना रहा है। कई चिकित्सकों ने कहा, वह चेहरे का निशान नहीं मिटा सकता। वेटर सोचता है, क्या कार्टिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हो सकता है? मिस्टर कार्टिन कडेन से पूछते हैं, वेटर उन्हें क्यों घूर रहा है? कडेन ने ही तो उसे हराया था। वह कहते हैं, इतना जिद्दी व्यक्ति इस तरह घूरे, यह डरावना है। वह कडेन से कहते हैं, इसे जाने दो। मिस्टर कडेन वेटर से कहते हैं, छोटों के बावजूद आना बुरा नहीं था। उसे बताता है कि अगर लड़ना चाहे तो बताए, वो किसी भी समय चुनौती स्वीकार करेगा। वे दोनों घर वापस चले गए। जीवू को राहत मिली क्योंकि वह उनके लिए बहुत चिंतित था। श्री कार्टिन जीवू को बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह उसके लिए आसान है। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आई। श्री कार्टिन कहते हैं कि वह दिखावा कर रहा है। जी यंग के बाद उसने सिर्फ कुछ बार मारा। श्री कार्टिन गुस्से में पूछता है, क्या करना था? क्या उस पर दया दिखाना था जो उसे मारने आया था? सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। जी वू ने पूछा कि इतनी सुबह घंटी कौन बजा रहा है? वह देखने गया कि दरवाजे पर कौन है। दरवाजे के बाहर सुचान केंग था। उसने पूछा कि वह इतनी जल्दी घर क्यों आया। वह बताता है कि वादिर फिर से उनके पास आया। इस बार वह उन्हें श्री कार्टिन को लाने के लिए कहता है क्योंकि वह उन्हें धमकी नहीं दे रहा, लेकिन उनके लिए अभी भी सुबह सवेरे इतना समय बिताना भारी पड़ता है। वह जीवू को छेड़ता है और उसे मिस्टर कार्टिन को लाने का कहता है। कार्टिन, अन्यथा वह वादिर को उसकी जगह बता फेंकेगा। जैसा कि वह बेहद नाराज है, ऐसा लगता है जैसे वह किसी वजह से हार रहा है। लेकिन जैसा कि वादिर श्री सुमिन के साथ बैठता है, वह श्री सुमिन से कहता है, आराम करें क्योंकि वह आधिकारिक मदद के लिए यहाँ है। वह कहता है कि अगर वह उसे यहाँ नहीं ला सकता तो उन्हें मिस्टर कार्टिन का पता बताएं और वह तदनुसार मुआवजा देगा। मिस्टर सुमिन ने अपने सिर पर गैट टोपी देखी, पुराने समय की पारंपरिक कोरियाई टोपी। उन्हें आश्चर्य है कि वह अचानक इसे क्यों पहनता है। मिस्टर सुमिन उससे पूछते हैं, उनका सवाल क्या है? उसने उन्हें बताया कि यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रभावशीलता साबित की है, जैसा कि नहीं सोचा था उन्होंने। कादिन की तेजी से उसके पास आने का। जिस क्षेत्र में वह सक्रिय होता है वह ज्ञात है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ होता है। यह क्योंकि वह वास्तविक रूप में कभी बहुत समय तक एक ही जगह नहीं रहता। लेकिन जब वह श्री सुमिनको को गिरफ्तार करता है तो सिर्फ एक सप्ताह में ही मिस्टर कादिन उसके सामने आया और उसने उसकी तारीफ की। श्री सुमिन उसे बताता है कि वे श्री कादिन को उसके पास नहीं ला रहे हैं। वादिर कहता है कि यह सब ठीक है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सुमिन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और वादिर श्री सुमिन से कहता है कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। इस बीच सुमिन सोचते हैं कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। श्री कार्टिन कमरे में प्रवेश करता है। वह वादिर से पूछता है, क्या वह लड़ाई के लिए उसे बुला रहा है? श्री सुमिन सोचते हैं कि वे इस मुसीबत में क्यों फंस गए। वादिर श्री कार्टिन को बताता है कि वह लड़ना नहीं चाहता, यह मूर्खता होगी। वह कारिन से अपने चेहरे का निशान हटाने का अनुरोध करता है। कार्टिन इलाज करने से मना कर देता है। वादिर उसे मनचाहा मुआवजा देने की पेशकश करता है।
कार्टिन फिर से मना करता है क्योंकि वह वादिर की आखिरी उम्मीद है। वादिर उससे कहता है, जैसा कि वह जानता है, वह लोगों का इलाज करने से मना करता है, चाहे वे कुछ भी दें। वह उसे कहता है कि वह उसका कोई भी काम कर देगा। श्री सुमिन को आश्चर्य होता है कि एक विश्व रैंकर एहसान की पेशकश कर रहा है। वादिर कार्टिन से कहता है कि अगर वह कदीन जैसा न हो तो भी उसे खतरा है, इसलिए वह बिना सवाल पूछे एक बार मदद करेगा। कार्टिन जाने लगता है पर वादिर उसे रोककर रुकने को कहता है। वह कहता है कि वह इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जैसे ही वादिर यह कह रहा है, श्री सुमिन सोचता है कि क्या वह कोई बेहतर प्रस्ताव देने वाला है। वादिर कार्टिन से कहता है कि उसका चेहरा उससे ज्यादा खूबसूरत है। यह कहना उसे तकलीफ देता है पर वह यह स्वीकार करेगा। श्री कार्टिन और श्री सुमिन सोचते हैं कि क्या वादिर पागल है। श्री कार्टिन वादिर से पूछता है कि यह सब कहने का क्या मतलब है। वादिर श्री कार्टिन से कहता है कि उसे इसकी अहमियत पता होनी चाहिए। श्री कार्टिन स्पष्ट करता है कि उसका यह मतलब नहीं था और कहता है कि उसे वादिर से कुछ स्वीकारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही जानता है और दुनिया भी जानती है कि सौंदर्य के मामले में वह अपनी लीग में है। श्री कार्टिन आधिकारिक रैंकिंग में विश्व भर के सभी जागृत लोगों में सबसे अच्छे दिखने वालों में पहले स्थान पर हैं। श्री कार्टिन भ्रमित हो जाता है, उन दोनों और उनकी प्रजातियों के बारे में सोचता है। जीवू श्री कार्टिन से पूछता है कि क्या सच में वादिर ने उनसे मदद मांगी थी। श्री कार्टिन कहता है कि यह उचित है और उसे इलाज करने को कहता है। श्री कार्टिन पूछता है कि क्या वह उसका इलाज कर सकता है, लेकिन वह कहता है कि उसे यकीन नहीं है क्योंकि उसे पहले उसे देखना होगा। भले ही वह कर सके, यह उसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि काफी समय बीत चुका है। इसके अलावा उसके शरीर में कादिन की शक्तियों के प्रभाव अभी भी बने हुए हैं। श्री कार्टिन जी वू को याद दिलाता है कि जब कोई जागृत व्यक्ति हमला करता है तो प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उसके शरीर में बनी रहती है। शक्ति के प्रभाव की तीव्रता हमलावर की ताकत पर निर्भर करती है, जो रिकवरी को मुश्किल बनाती है, और श्री कार्टिन के साथ भी यही हो रहा है। श्री कार्टिन श्री को बताता है उसकी नसों पर, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है। श्री कार्टिन उसे कहते हैं, वेटर को जिद्दी रहने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर घंटी बजती है और जीवू दरवाजा खोलने जाता है। वह सुचान कांग को देखकर कहता है, वेटर लौट आया है, श्री कार्टिन को बुलाओ। वह जीवू से कहता है, मेरा नंबर सेव करो, रोज आने में तकलीफ होती है। जीवू ने उसका नंबर सेव किया। जब श्री कार्टिन वेटर से मिलने गए, जो कहता है वह उसे समझता है, सुंदर चेहरे पर निशान का दर्द जानता है, लेकिन श्री कार्टिन ने अगले दिन इलाज करने से मना कर दिया। 13 जुलाई 7:10 बजे सुचान ने जीवू को मैसेज किया, वेटर फिर आया है, श्री कार्टिन को बुला रहा है। जब श्री कार्टिन और श्री कार्टिन वहां पहुंचे, वेटर श्री कार्टिन को समझाने लगा कि उसका इलाज विश्व अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाएगा। श्री कार्टिन और श्री कार्टिन चुपचाप सुनते रहे, लेकिन फिर भी श्री कार्टिन उसका इलाज करने को राजी नहीं होता। 15 जुलाई सुबह 7:15 बजे जी वू को फिर सूचना मिलती है। सूचन कांग का संदेश आता है कि वेटर फिर आ गया है। फिर से कार्टिन और कार्टिन वहां गए। वेटर ने मनाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। कई बार कोशिश के बाद सल्वाटोर सोचता है कि शर्म की बात है, उसे अपने काम पर लौटना है, पर खरीदारी सूची लंबी है। श्री कार्टिन उसे जल्दी वापस जाने को कहते हैं। वेटर कहता है वो जानता है कि सौंदर्य समझने वाले जागृत व्यक्ति से मिलना कितना मुश्किल है। वेटर पूछता है कि उसने क्यों कहा कि वह फिर से कार्टिन के साथ रह रहा था। उसने पहले ही बताया था कि वह कार्टिन को शिष्य मान रहा है। वेटर सोचता है कि उसने एक शब्द भी नहीं सुना और बस बकवास की। वेटर श्री कार्टिन से कहता है कि वह जल्द मिलेगा और साथ खरीदारी करने को कहता है। कार्टिन पूछता है वह उसे फिर क्यों देखेगा। श्री सुमिन राहत महसूस करते हैं कि वेटर आखिर जा रहा है। हर सुबह वाकई मुश्किल रही है। वेटर अध्यक्ष सुमिन को बताता है कि वह उनका और बैकडू का आर्नी है। वह कहता है कि अगर मदद चाहिए तो संपर्क करें, वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करेगा। वह यह कहते हुए बाहर निकलता है कि उसे विदा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर मीर की अध्यक्ष हे यंग किम शिन्वा की अध्यक्ष जी यंग यू से मिलने आती हैं। वह कहती हैं कि दुनिया जानती है कि उन्होंने बराबरी की लड़ाई लड़ी है, दुनिया में शीर्ष 50 में स्थान मिला है और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। वह जी यंग यू को बताती हैं कि वे सभी उनके बहुत आभारी हैं। जी यंग यू शर्माते हुए कहती हैं कि उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। मीर की अध्यक्ष सोचती हैं कि कौन ऐसा कर सकता था जैसा जी यंग यू ने किया, जो सीधे उनसे संबंधित नहीं था बल्कि एक सहयोगी समूह का मामला था, खासकर जब वह अपने समूह की प्रमुख हैं। वह कहती है कि उसके कार्यों ने देश को विश्व प्रतिष्ठा दी और विभिन्न समूहों को करीब लाया है। वह जी यंग यू की सराहना करती है क्योंकि उसका काम महत्वपूर्ण और अनुकरणीय था। जी यंग यू पूछती है कि वह वहां क्यों आ रही है। वह कहती है कि वह उससे मिलना चाहती है और एक आकर्षक युवक ने उसकी जिज्ञासा जगाई। उसका नाम जीवू सेओ है।
वह बताती है कि लड़के ने पशु संवाद से लुटोरेन परिवार के रहस्यमय प्राणी को हराया था। वह उससे और उसके संवादी जानवर से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। सुबिन को लगता है कि जी यंग महान है और वह वेटर टॉप 50 में से एक से लड़ी। सुबिन जी वू से पूछता है कि क्या मी कार्डिन और मी कार्टिन आज उसके घर से बाहर हैं? जी वो उसे बताता है कि वे यहां नहीं हैं। सोबिन निराश हो जाती है क्योंकि वह उन्हें देखना चाहती थी। सोबिन उससे मिस्टर कार्टिन और मिस्टर कादिन की पसंद पूछती है और पूछती है कि क्या वे किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं। जी वो कहता है कि उसे पक्का नहीं पता। सोबिन सफेद बिल्ली मिस्टर कार्टिन को गोद में लिए है। वह बिल्ली रूप में है। वह कहती है कि वह पहले से ही मिस्टर कादिन से अभिभूत है और अब मिस्टर कार्टिन भी सामने आ गए हैं। वह बेड पर लेटकर सोचती है कि क्या होगा अगर वे उससे प्यार कर बैठे। वह कहती है जो होगा देखा जाएगा। तभी जी सुख कहता है कि उन्हें उसकी चिंता करनी चाहिए और पूछता है कि क्या वह उनकी पीड़ा समझ सकती है जब उसके जैसी कोई चीज उनकी पीठ में फंस गई। वह कहता है कि वे जीवू की वजह से उसे नहीं मिटा सकते। जी सुख सोबिन से कहता है यह उन हॉरर मूवीज जैसा है जहां बदसूरत कीड़े लोगों पर चिपक जाते हैं। सोबिन उसे लात मारती है और कहती है कि वह चुप रहे क्योंकि हो सकता है मिस्टर कादिन और कार्टिन पहले से ही उस पर फिदा हों। वह पूछती है कि क्या उसने उसे इस बकवास से नहीं निकाला और क्या उसके दिमाग में सच में कोई खराबी है। वे लड़ते हुए एक दूसरे को नरक जाने को कहते हैं। अगले दिन मिस्टर कादिन सोफे पर लेटे हुए जी वू से पूछते हैं कि कौन आ रहा है, जिस पर जी वू उसे बताता है कि मीर की अध्यक्षा आ रही है। श्री कैडेन उसे बताता है कि उसकी याद के मुताबिक मीर समूह पशु संवाद क्षमता का इस्तेमाल करता है। जी वू कहता है वह सही है और बताता है कि अध्यक्षा ने शिन्वा के जरिए मिलने का अनुरोध किया तो वह मान गया। अचानक श्री कार्टिन सोते हुए आवाज करता है। नींद में वह बुदबुदाता है कि उसे सृष्टिलोक में जाकर वह चीज बनानी है। जी वू और श्री कैडेन दोनों समझ नहीं पाए कि वह क्या कहना चाह रहा था। अचानक घंटी बजती है और जी वू कहता है वो आ गई होंगी। वह उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही वह आई सेउल को देखता है जो अभिवादन करती है और अध्यक्षा को जी वू से मिलवाती है। वह अध्यक्षा को नमस्कार करता है और खुद को जी वू एसईओ के रूप में परिचित कराता है। उनसे मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। वह खुद को आई सेउल की दादी के रूप में परिचित कराती हैं। उसे आई सेउल की दादी जानकर थोड़ा आश्चर्य होता है। आई सेउल बताती है कि उसकी दादी मीर की प्रमुख हैं। वो उसका मार्गदर्शक बनी क्योंकि उसे पता था। जीवू पूछता है कि उसे पता कैसे चला। वो बताती है कि सुबन ने कुछ समय पहले बताया था। जीवू चेयरवुमन को अंदर आने को कहता है। घर अव्यवस्थित है। चेयरवुमन ने अचानक मिलने पर स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही बिल्लियां आती हैं, श्री कैडेन और श्री कार्टिन चेयरवुमन और पोती को देखकर घबरा जाते हैं। जीवू उन्हें बैठने और शिन्वा में मिलने की बात कहता है। आई सेउल घर देखकर सोचती है जीवू कैसे रहता होगा। दादी कहती हैं शिन्वा नहीं, वो यहीं मिलना चाहती हैं। जीवू पीने को लाने जाता है। आई सेउल मदद करती है। जीवू लौटता है तो देखता है बिल्लियां उसकी गोद में हैं। आई सेउल उसे बताता है कि जानवर तुरंत मीर के लोगों से घुल मिल जाता है, खासकर उनकी अध्यक्षा से। अध्यक्षा उसे बताती है कि स्वभाव या संवाद के तरीके पर निर्भर कुछ अंतर हो सकते हैं, पर अधिकतर जानवर मीर के जागृत लोगों के प्रति मित्रवत होते हैं। जैसे कि श्री कैडेन और श्री कार्टिन मीर की अध्यक्षा के पास नहीं गए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे ही जीवू से संवाद करते हैं। उसे पेय परोसते हुए जीवू पूछता है कि उसे यह कैसे पता चला। वह बताती है कि जो जानवर किसी विशेष जागृत व्यक्ति से अक्सर संवाद करते हैं वे दूसरों से कम घुलते मिलते हैं। वो सोचता है कि वे दो उसके पास नहीं आ रहे क्योंकि वे जानवर नहीं हैं, जबकि वह मानती है कि वे जीवू से संवाद करते हैं। जीवू को यह कारण आकर्षक लगता है। श्री कैडेन को घूरते हुए अध्यक्षा जीवू से उस बिल्ली के बारे में पूछती है जो लुटोरिन के जादुई प्राणी से लड़ी थी। जीवू उसे बताता है कि वो भूरी धारियों वाली बिल्ली है। वह फिर से श्री कैडेन को घूरने लगी। श्री कैडेन इस सब से घबरा रहे हैं। जीवू चेयरवुमन को बताता है कि उसका संवाद सिर्फ उन दो बिल्लियों तक है। मीर की अध्यक्ष कहती है कि वह सिर्फ उन दो से ही बात कर सकता है। वो कहता है कि उसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आई सेउल सोचती है कि घबराया हुआ वो बहुत प्यारा लगता है। चेयरवुमन पूछती है क्या वह जानवरों से बात करना सीखना चाहेगा। वह कहती है कि उसे समूह में शामिल होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ संवाद सिखाएगी, इसलिए बोझ महसूस न करें। वो पूछता है कि बिना समूह में शामिल हुए कैसे सीख सकता है। चेयरवुमन मुस्कुराकर कहती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है। अपने युवा और अनुभवहीन देश में एक जागृत व्यक्ति का लुटोरिन परिवार के रहस्यमय प्राणी को हराना अविश्वसनीय था। उसे यकीन करना मुश्किल था क्योंकि लुटोरिन परिवार को सभी पशु संवाद परिवारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने लंबे समय से इस दुनिया को काफी प्रभावित किया है और अभी भी अपार शक्ति रखते हैं। ऐसा संभव होने के लिए उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की होगी और उनका रहस्यमय प्राणी उनकी शक्ति का एक प्रतीक है। लुटोरिन परिवार ने उस शक्तिशाली रहस्यमय प्राणी को बनाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया है। वह जीवू से कहती है
कि एक बिल्ली द्वारा रहस्यमय प्राणी को हराने की खबर सुनकर उसे कितना आश्चर्य हुआ, वो भी एक ऐसे जागृत व्यक्ति के साथ जिसकी मुख्य क्षमता पशु संवाद भी नहीं है। चूंकि जीवू ने असंभव को संभव किया है, वह हर संभव तरीके से मदद करना चाहती है। आई सेओल जीवू से कहता है कि हाँ कहने से उसे बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा वह अन्य जानवरों के विचारों को जान पाएगा। जीवू उसे बताता है कि वह जानवरों के विचार नहीं जानना चाहता। जीवू उसे बताता है कि वह उनकी मान्यताएं नहीं जानना चाहता। जीवू उलझन में है और नहीं जानता कि क्या कहे। वह जो कुछ भी पता लगा सकता है उससे अभिभूत है। जीवू उसे बताता है कि उनकी भावनाओं को जानने से वह डरता है। उसे नहीं लगता कि वह सच्चाई को सहन कर पाएगा। वो कहता है कि इतने अच्छे प्रस्ताव को ठुकराने के लिए वह माफी चाहता है। प्रोफेसर की नमूना बिल्ली मीर की अध्यक्षा की गोद में बैठी है। वह बिल्ली की आंखों में देखकर जान लेती है कि उसने अतीत में क्या सहा है। अध्यक्षा उसे बताती है कि वह पहले से ही सब कुछ जानता है। वह कहती है कि जानवरों के विचार जानना रोमांचक लगता है, पर हमेशा मजेदार नहीं होता। सही गलत के मानक जानवर और मनुष्य के प्रकार पर निर्भर करते हैं। उनके विचार जानना बड़ी जिम्मेदारी है और वह इससे वाकिफ है। वह फिर कहती है कि संवाद में कोई समस्या हो तो बेझिझक उससे मदद मांगे। अध्यक्षा उसे देखकर मुस्कुराती है। वो आश्वस्त करता है कि वह जरूर उन्हें बताएगा। दूसरी ओर प्रिंसिपल के रूप में श्री हान अपने कार्यालय में बैठे हैं। वह सोचते हैं कि विश्व जागृत अकादमी का निमंत्रण परेशानी का कारण बनेगा। प्रिंसिपल हान चेयरवुमन से पूछते हैं कि क्या वह जीवू से मिली, और वह बताती हैं कि मिलकर बहुत खुश हुई, क्योंकि ऐसी प्रतिभा देश में होना सुकूनदायक है। उन्होंने सोचा कि उसे अपने समूह में नहीं ला सकती, पर मदद करना चाहती थीं, इसलिए जानवरों से बात करने के तरीके सुझाए, लेकिन उसने मना कर दिया। प्रस्ताव बिना शर्त था, फिर भी उसने उनकी उदासी महसूस की। पौधे लगाते हुए प्रिंसिपल बताते हैं कि जीवू उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है, जब वे मासूम और अपनी शक्तियों को लेकर उत्साहित थे। चेयरवुमन पूछती हैं कि क्या उन्होंने पहले से ही जीवू की कोई मदद की है। वह कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ वह दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल देने लगी हैं, जो युवावस्था में नहीं करती थीं। प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि जीवू से मिलने के बाद उनकी क्या राय है। चाय का कप पकड़े वह धीमे से कहती हैं कि उसकी लड़ाई की क्षमता चारों के बराबर है, जो थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी यह मानना मुश्किल है कि उसके पास संचार आधारित युद्ध कौशल भी हैं, खासकर जब कोई उसे उम्र दराज देखता है। प्रिंसिपल पूछता है क्या उसे लगता है कि जीवू खास है। वह कहती है कि जीवू जिन जानवरों से बात करता है वे अनोखे हैं, उसकी प्रतिभा में कोई शक नहीं। फिर भी कैन, जो लुटोरेन परिवार के जादुई जानवरों से बात करता है, के पास भी लंबा प्रशिक्षण है। यह सोचना कि उसने कैन के नियंत्रित जादुई जानवर को हराया, इससे यह मानना ज्यादा सही होगा कि जानवर की जीवू से बातचीत की क्षमता अनोखी है। वह कहती है कि वह जीवू से जुड़े जानवरों से मिली, जो अलग था। ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग प्रजाति का सामना कर रही थी, मानो किसी इंसान को देख रही हो। प्रिंसिपल उसकी बात समझ नहीं पाया, तो उसने समझाया कि जानवर की सोच जटिल थी, पर वह खुद भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि उसने बस जल्दी से देखा था। वह कहती है कि प्रिंसिपल को वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी के संपर्क की जानकारी मिली है। वह पूछती है कि क्या वह बच्चों को वहां भेजने की योजना बना रहे हैं। प्रिंसिपल बताता है कि उसने बच्चों को वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी भेजने का फैसला किया है। चेयरवुमन पूछती है कि क्या यह खतरनाक होगा। वह कहता है कि मना करने का कोई ठोस कारण नहीं है, क्योंकि बच्चों ने खुद को दुनिया को दिखाने का फैसला किया है। इसके अलावा बच्चों ने खुद दुनिया के सामने आने का फैसला किया है, इसलिए हम उन्हें अपनी सीमाओं में नहीं रख सकते। अगर वे इससे पार पा लेते हैं तो वापस आने पर वे और भी ताकतवर हो जाएंगे। जीवू के घर पर मिस्टर इन ह्यूक उसे बताता है कि उसे वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी में बुलाया गया है। मिस्टर इन ह्यूक बताते हैं कि बायखो के गंगसेओक, बैगडू के सुचन, शिनवा के जिसुक, यूनियन के सुबिन और स्वतंत्र वू इन और जीवू को निमंत्रण मिला है। जीवू पूछता है कि क्या यह अच्छी खबर है या बुरी। वह बताता है कि यह 1 महीने का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य एकेडमी में रहकर एक दूसरे से बातचीत करना है। वह कहता है कि वह और वू इन इस प्रस्ताव को मना कर सकते हैं। उनका मकसद मिलना जुलना नहीं, बल्कि उसका आकलन करना है, और स्थिति बिगड़ सकती है। वह आगे बताता है कि अन्य 4 जागृतों ने हाँ कही, क्योंकि उनके समूह मुसीबत में पड़ सकते थे। जीवू मिस्टर इन ह्यूक से पूछता है क्या वुइन ने फैसला किया है, और मिस्टर इन ह्यूक कहते हैं वुइन ने कहा वह तभी जाएगा जब जीवू जाएगा। जैसे ही मिस्टर इन ह्यूक जाने लगते हैं, वे जीवू से सोचकर बताने को कहते हैं। लौटते समय वह मिस्टर कार्डिन को अलविदा कहते और खाने को कहते देखते हैं। जैसे ही मिस्टर कार्टिन बिल्ली के खाने को देखता है जो मिस्टर इन ह्यूक लाए थे, मिस्टर कार्डिन जीवू से पूछते हैं कि वह क्या करेगा। जीवू उन्हें ईमानदार होने को कहता है। वह जाना चाहता है क्योंकि वहां सुरक्षा यहां जैसी नहीं होगी। फिर भी वहां ड्यूक जैसे कई मजबूत जागृत बच्चे होंगे। वह उनसे मिलकर प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। श्री कार्टिन कहते हैं कि जीवू एक जुनूनी बनने जा रहा है। जीवू मजबूतों से लड़ने को उत्सुक है, अपने गुरु श्री कदिन की तरह।
श्री कदिन चेतावनी देते हैं कि यह सोच से ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि सभी वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी के हिस्से हैं, यह सतही है। वे मौका मिलते ही उसे और उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाएंगे। वह फिर पूछते हैं, क्या वह अब भी जाना चाहता है? जी, वो कहता है वह जाएगा, क्योंकि वह उनका शिष्य है। श्री कदिन मुस्कुराए और कहा कि निर्णय हो चुका है, उसे जाना चाहिए। जोखिम बड़े हैं, पर अन्य बच्चों से मिलने के फायदे भी हैं। जी वो उत्साहित हो जाता है, जबकि श्री कार्टिन उन्हें देखकर निष्कर्ष निकालता है कि दोनों लड़ाई भूखे पागल हैं। दूसरी ओर जंग यून जिन सूक से कहती है कि शिनहवा की स्थिति चिंता का विषय है, तो उसे जाने की जरूरत नहीं। जिन सूक पूछता है, क्या वह विश्व के टॉप 50 रैंकर से लड़ने के बाद बहुत आरामदेह हो गई है? जंग यून पूछती है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि इसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जिन सूक पूछता है, क्या वह चाहती है कि वह उसकी पीठ के पीछे छिप जाए? जंग यून कहती है कि उसका मतलब यह नहीं था। जिन सूक उसे बताता है कि वह भी समूह शिन्हवा का सदस्य है। उनके दिवंगत माता पिता भी शिन्हवा के थे और उसकी बहन शिन्हवा की नेता है, इसीलिए वह फंसा हुआ है। श्री इन ह्युक अंदर आकर चेयरवुमन जंग यून को बताते हैं कि जी वू भी उनके साथ जाने को तैयार है। जिनसूक जी वू के घर जाकर कहता है कि उसने सुना है वह उनके साथ जा रहा है। वह उसे स्पष्ट करता है कि वे कैंपिंग या ऐसा कुछ नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय यह उनकी जागृत अकादमी जाने से अलग है, जैसे दुश्मन की रेखा पार करना। जीवू कहता है वह जानता है। जिनसूक कहता है उसे लगता है वह भी अब जान गया होगा। जिनसूक मिस्टर कार्डिन और मिस्टर कार्टिन को बिल्ली का खाना देता है। तब जीवू पूछता है क्या हो रहा है। फोन देखते हुए उसने कहा वह यहां से गुजरते हुए रुक गया। उसने कहा वे कुछ खाना मंगवा लें क्योंकि वह भूखा था। जीवू पूछता है क्या देखें, यह अच्छा लगता है। अचानक जिनसूक को सुबिन और वुइन का संदेश आता है। सुबिन कहती है वह भी आ रही है और कम तीखा मंगवाने को कहती है। वुइन कहता है वह पास है और कुछ मंगवाने को कहता है। जिनसूक अचानक हंस पड़ता है। जीवू उससे कारण पूछता है। जिनसूक कहता है उसने बहुत तीखा लेवल 5 और एक जंपोंग मंगवाया है। दूसरी ओर सुबिन ली और वुइन जीवू के पास जाने को उत्सुक हैं क्योंकि वे अपना पसंदीदा खाना खाने के लिए उत्साहित हैं। जिनसूक और सुबिन लड़ते हैं क्योंकि सुबिन तीखा नहीं खाता तो जिनसूक तीखा खाना मंगाता है। जैसे वे लड़ते और तकिए फेंकते हैं, एक तकिया मिस्टर कार्टिन को लगता है। कार्टिन सुबिन जिनसूक के मुंह पर लात मारता है और पूछता है अब क्या करोगे। वह चिल्लाकर कहता है कि यह तुम्हारे असली चेहरे से कहीं बेहतर लगता है। वुइन खाना खा रहा है जबकि वे लड़ रहे हैं। जीवू और बाकी सब उन दोनों को देख रहे हैं। अचानक सुबिन बिल्ली की पूंछ पर पैर रखती है और जिनसूक कहता है देखो तुम बिल्ली को कुचल रही हो। सुबिन तुरंत बिल्ली से माफी मांगती है और पूछती है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। वह मिस्टर कार्डिन और मिस्टर कार्टिन को चंकी और ट्वैंगी कहती है। कार्डिन और मिस्टर कार्टिन जो इन नामों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। सुबिन जी वो से पूछती है क्या तुमने जागृत अकादमी जाने का फैसला कर लिया है। जिनसूक कहता है जी वो जा रहा है जैसा उसने कहा। फिर बिल्ली से हाथ मिलाने को कहता है और माफी मांगता है। सुबिन मिस्टर कार्टिन को पकड़कर उसे बताती है कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि यह खतरनाक है। जी वो कहता है वह जाना चाहता है क्योंकि वो अन्य जागृत लोगों से मिलना और उनके साथ जाना चाहता है। सुबिन वुइन से पूछती है कि क्या वो जा रहा है और वो कहता है कि जाएगा। जिसुक उससे कहता है कि उसे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुबिन कहती है कि उसे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वे सब जा रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं, पर वो अलग है और मना कर सकता है। यह सुनकर वुइन गंभीर हो जाता है। सुबिन और जिसुक उससे पूछते हैं कि वो अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया। जीवू उन सबसे कहता है कि उन्हें एक साथ जाना चाहिए, उन्हें साथ रहना चाहिए। जैसे वुइन गंभीर मुद्रा में नूडल्स खा रहा है। रात में जब सब सो रहे हैं, श्री कार्टिन श्री कैडेन से कहते हैं, कार्टिन कैडेन से कहते हैं बच्चों के बारे में कुछ अजीब है, जबकि श्री कैडेन जम्हाई लेते हुए पूछते हैं कि क्या अजीब है। श्री कार्टिन कहते हैं कि बच्चे एक दूसरे से व्यवहार में हिसाब नहीं करते। जागृत लोगों के लिए छोटे होने के कारण यह लेने देने जैसा है, लेकिन बच्चे अपने लिए ज्यादा लेने की बजाय जो उनके पास है वो देने की कोशिश करते हैं। वे सामाजिक रूप से इतने मजबूत हैं कि उन्हें भोला नहीं कहा जा सकता। उसके लिए यह एक तरह का रहस्य है। श्री कैडेन बताते हैं कि उनके अनुसार वे शुरू से ही ऐसे थे। श्री कार्टिन जीवू को देखकर सोचता है कि वह इस घटना का कारण है। श्री कैडेन कहता है कि उसने इसे उठाया है और उससे यह सुनना अजीब लगता है। वह श्री कार्टिन से पूछता है कि वह कब किसी के कहने पर रुक जाता है। श्री कार्टिन कहते हैं कि वह सबसे अजीब है। वह पूछता है कि क्या प्रशिक्षु लेना समझदारी है, और श्री कैडेन मुस्कुराकर कहता है कि उसने सही पकड़ा, उसका प्रशिक्षु गड़बड़ी कर रहा है। वो इन प्रोफेसर से मिलने जाता है जो पूछता है कि वह क्यों आया है। वो इन कहता है कि वह कुछ समय के लिए उनसे मिल सकता है। प्रोफेसर पूछता है क्या वह अकादमी लौट रहा है, क्योंकि उसे लगा था वो इन अभी लौटा था। वह उसे बताता है कि वो विश्व जागृत अकादमी जा रहा है। प्रोफेसर पूछता है क्या वो दोस्तों के साथ जा रहा है। यह सुनकर कि वो दोस्तों के साथ जा रहा है,
प्रोफेसर कहता है कि वो जानता था वे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, समय आ गया है। वह महिलाओं को सावधान रहने को कहता है क्योंकि दुनिया कठोर और खतरनाक है। वू इन कहता है कि वो जानता है और अधिक सावधान रहेगा। प्रोफेसर उसे सकुशल लौटने को कहता है। विश्व जागृत अकादमी की ओर ड्यूक अपने रास्ते पर है। आर्थर उसे फोन करके पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। वह पूछता है क्या उसने उन बच्चों के आने की खबर सुनी है। ड्यूक कहता है कि उसे पहले से ही पता है। आर्थर बताता है कि अकादमी उन बच्चों के बारे में चर्चा कर रही है। लड़का जीवू सेओ सूची में सबसे ऊपर है। ड्यूक जीवू का नाम सुनकर रुक जाता है। आर्थर मुस्कुराता है, सोचता है जीवू की हार के बाद ड्यूक का मुखौटा उतर गया। उसे लगता है कि ड्यूक चिंतित होगा क्योंकि एक अनजान बच्चे से हार कर उसकी जगह खतरे में है। इसके विपरीत श्रीमान इनहिएक बताते हैं कि वे 30 मिनट में हवाई अड्डे पहुंचेंगे, फिर 1 घंटे की ड्राइव करके अंतिम गंतव्य तक जाएंगे। वह सबको सावधान रहने को कहता है, याद दिलाता है कि हवाई अड्डे पर सुरक्षित नहीं होंगे, जबकि वू इन, सुबिन और जिसुक स्नैक्स खा रहे हैं। गैरेथ लुटोरीन परिवार के पूर्व मुखिया दुनिया के टॉप 10 में न होने पर भी शक्तिशाली माने जाते हैं। गैरेथ ने अकादमी के प्रिंसिपल के रूप में सभी जागृतों से मिलकर खुशी जताई। वह कहता है कि उसे शक हुआ था जब उसने सुना कि उसके छात्र उनसे हार गए, लेकिन अब सबको देखकर उसे समझ आ गया कि उसके छात्र क्यों हारे। वह पूछता है कि किसने कैन को हराया था। जीवू बताता है कि वही है जिसने कैन को हराया था। गैरेथ उसे देखकर पूछता है कि किस जानवर ने उनके परिवार के रहस्यमय प्राणी को हराया। जीवू याद करते हैं कि श्री केडन ने श्री कार्टिन को सुझाया कि वे अलग रास्ते से जाएं ताकि परेशानी से बचें, इसलिए उन्होंने घूमने और आराम करने की जगह ढूंढने का फैसला किया। जीवू गैरेथ को बताता है कि अकादमी के पास उसकी बिल्ली भटक गई और वह उससे बिल्कुल संपर्क नहीं कर पा रहा। गैरेथ हैरान है कि उसका अपने जानवर पर इतना कम नियंत्रण है, फिर भी उसने कैन के रहस्यमय प्राणी को हरा दिया। श्री इनहाइक अपने देश के सभी जागृत लोगों को इकट्ठा करते हैं। वह बताते हैं कि निमंत्रण का उद्देश्य प्रतिभाशाली जागृतों को एक दूसरे से मिलवाना है, लेकिन असल में यह उनके कौशल का आकलन करने के लिए है, इसलिए उन्हें कई परीक्षणों से गुजारा जाएगा। वह सबको सतर्क रहने और अपने ठहरने के दौरान परेशानी से बचने की सलाह देते हैं। श्री इनहाइक अपना सामान खोलने ही वाले हैं कि सुबिन कहती है कि वह अभी तय नहीं कर पाई कि परेशानी से बच पाएगी, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। गैंगसेओक कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के छात्रों ने उनकी स्पर्धा के बारे में सुन लिया था। सुचान उठता है और जीवू पूछता है कि वह कहीं जा रहा है क्या। वह कहता है कि अपने कमरे में जा रहा है, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। वह कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर देता है। सुबन को जगह बोरिंग लगती है और सुझाव देता है कि बाहर चलें। वे सब बाहर जाते हैं क्योंकि यह उनकी अकादमी से काफी बड़ा है। गैंगसेओक बताता है कि इस जगह का लंबा इतिहास है और छात्र विश्व भर से हैं। आर्थर आता है और कहता है कि उन्हें देखकर खुश है। वह जीवू से कहता है कि उसे यहां आने की उम्मीद नहीं थी। जीवू से बात करते समय जीसेओक बीच में आकर पूछता है क्यों दोस्ती दिखा रहा है। आर्थर उसे हटने को कहता है क्योंकि वह उससे बात नहीं कर रहा। जीसेओक और आर्थर दोनों गुस्से में आ जाते हैं। जीसेओक गुस्से में कहता है कि वो अगली बार उसे जमकर पीटेगा। आर्थर जवाब देता है कि वो आ सकता है, पर कहीं और नहीं मारना क्योंकि वो पूरा उसका है। आर्थर जीवू सेओ से कहता है कि उसकी पीठ देखे। वो बताता है कि ड्यूक और केन को हराने की खबर सुनकर कई बच्चे उससे लड़ना चाहते हैं। जीवू ने जिन दोनों को हराया वे अपनी पृष्ठभूमि और शक्तियों के कारण अकादमी के टॉप 10 में थे। उन दोनों को एक अनजान बच्चे ने हरा दिया था। वो कहता है कि इस खबर से अकादमी कितनी हैरान हुई उसे पता नहीं। जीवू कहता है कि कोई भी कभी हार सकता है, क्या उनकी हार इतनी बड़ी बात है। आर्थर कहता है कि यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि वे दोनों बुरी तरह हिल गए हैं। कई आलोचक ड्यूक के पूरे अनाज परिवार को कोस रहे हैं। वह जीवू को बताता है कि केन को ल्यूटेरेन परिवार के मुखिया पद की प्रतियोगिता से निकाल दिया गया है। वह यह भी बताता है कि उनकी मार्गदर्शक प्रोफेसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। वो पूछता है क्या वह उसे उस एक स्पैरिंग मैच के कारण हुई हर बात बता रहा है। आर्थर कहता है कि वे दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच रहते हैं जहां बहुत कुछ दांव पर है, और यह सिर्फ व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि उनके समूहों के बारे में भी है, इसलिए उनके लिए जीत या हार का बहुत महत्व है। आर्थर कहता है कि वह भाग्यशाली है क्योंकि उसने कम से कम बराबरी हासिल की, उन दोनों के विपरीत। सुबन पूछता है क्या इसका मतलब है कि ड्यूक और केन फिर से जीवू से भिड़ना चाहेंगे। आर्थर हंसकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। जीवू सोचता है कि जागृत लोगों की दुनिया उसकी समझ से कहीं ज्यादा जटिल है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जीवू सोचता है कि दरवाजे पर कौन हो सकता है। वह दरवाजा खोलता है। ड्यूक जीवू से पूछता है कि वह विश्व जागृत अकादमी क्यों आया। वह जीवू से कहता है कि उसे आने की जरूरत नहीं थी। जीवू कहता है कि वह यहां का अनुभव लेना चाहता था। उसे लगा कि आधिकारिक निमंत्रण एक अच्छा मौका होगा।
वह जीवू को भोला बताता है और कहता है कि वह सिर्फ इसलिए आया। वह बताता है कि यहाँ ऐसे छात्र भरे हैं जो उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ड्यूक कहता है कि वह किसी से नहीं हार सकता। जीवू न समझने पर वह दोहराता है कि वह सिर्फ उससे हार सकता है, किसी और से नहीं। दूसरी ओर जेसिका सुबन से पूछती है कि क्या उसे अपनी जगह जाननी चाहिए। वह पूछती है कि वह अकादमी में क्यों घूमता है जब उसे कमरे में रहना चाहिए। आर्थर अकादमी में घूमते हुए सुनता है कि कहीं लड़ाई हुई है। उधर लड़की सुबन से पूछ रही है कि वह जवाब क्यों नहीं दे रहा। वह उसे कारण बताती है और फिर पूछती है कि वह जवाब देने के बजाय अकादमी में क्यों घूम रही थी। जेसिका कहती है कि उसने उसे पहले भी अपने समूह के साथ घूमते देखा था और यह जगह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। सुबन पूछती है क्यों। जेसिका कहती है कि अकादमी की अनुमति से आई है तो चूहे की तरह घूमने के बजाय कमरे में रहना चाहिए। सुबन अपने मुंह से टूथपिक निकालकर फर्श पर फेंक देती है। सुबन कहती है कि जेसिका लड़ाई मोल ले रही है, अगर लड़ना है तो साफ कहे, बकवास करने की जरूरत नहीं। जेसिका कहती है कि अपने छोटे देश की प्रसिद्धि पर इतराना बंद करो। तुम्हारा देश कहाँ है? पता नहीं, यहां कोई तुमसे कम नहीं। सुबन उसे बेवकूफ कहकर पूछता है, क्या तुम्हें गर्व है? तुम्हें पता भी नहीं दक्षिण कोरिया कहाँ है। वह उसके कांपने का कारण पूछती और गालियां देती है। जेसिका चिल्लाती है, चुप रहो, और थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। सुबन कहता है, तुमने ही शुरू किया है। वह पलटवार में उसके चेहरे पर मुक्का मारती है जिससे वह गिर जाती है। सुबन के एक साथी पर हमला करने पर वह तुरंत उसे लात मार देता है। सभी जागृत लोग सुबन की ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। वह चुनौती देते हुए पूछती है कि क्या कोई और लड़ना चाहता है। जेसिका गुस्से में सुबन से पूछती है कि उसने उसे छूने की हिम्मत कैसे की। वह कहती है कि वह उसे मार डालेगी। सुबन कहती है कि वह अपनी शक्ति कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। अचानक ली आकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। आर्थर निराश होता है, सोचता है मजा शुरू होते ही छात्र परिषद आ गई। ली जेसिका से पूछती है क्या वह नियम तोड़कर शक्ति दिखाएगी। जेसिका माफी मांगती है। ली चेतावनी देती है क्योंकि शक्ति नहीं दिखाई। जेसिका झुककर ली को धन्यवाद देती है। ली सुबन को कहती है कि मेहमान होने पर भी ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं। सुबन बताती है कि ली ने ही लड़ाई शुरू की और पहले हमला किया। आर्थर इसकी पुष्टि करता है और ली को बताता है कि सुबन सच कह रही है और सभी लोग उसे मिलाकर गवाह हैं। वह ली को यह भी बताता है कि जेसिका ने पहले हमला किया लेकिन उसे ही चोट लगी। ली सबको वापस जाने को कहता है क्योंकि कक्षाएं जल्द शुरू होंगी। जेसिका ने बाद में सुबन से निपटने का फैसला किया। ली सुबन को देखकर कहता है कि वह दक्षिण कोरिया से होगी। वह खुद का परिचय देती है। वह बताती है कि वह ली यूएसबी है। वह कहती है कि वह विश्व जागृत अकादमी छात्र परिषद की अध्यक्ष है। सुबन को एहसास होता है कि ली अकादमी के टॉप 10 में से एक है। जीवू, जोसुके और वू इन दौड़कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। जीवू कहता है कि वे लड़ाई की खबर सुनते ही आ गए। सुबन कहती है कि कुछ खास नहीं हुआ, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। सुबन पूछती है कि क्या यह सच है। वह पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही है। सुबन उसे कहती है कि वह चिंतित हुआ होगा। जोसुके निराश होकर कहता है कि वह इस मजे से चूक गया। वह अपना पॉपकॉर्न लेने वाला था। जीवू सेओ को देखकर वह कहती है कि वह मशहूर होगा। वह कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ली पूछती है क्या वह केन और ड्यूक को हराने वाला कोरियाई है। जीवू को देखकर ली सोचती है वह वही मशहूर कोरियाई रूकी है। जीवू को देखकर वह सोचती है क्या उसने उन दोनों को हराया। वे पूछते हैं क्यों उसे बुलाया, फिर उसकी तरह घूरते हैं। ली जीवू के रक्षक सुबन, वू इन और जोसुके को देखती है। वह माफी मांगती है। सबकी चर्चा वाले छात्र का इंतजार करते लौटते हुए कहती है छोटा ठहराव है पर घर जैसा महसूस करें। ली की साथी उम्मीद से अलग एक प्यारा लड़का देखकर हैरान है। वह पूछती है क्या वह भाग्यशाली हो सकती थी। वो कहती है कि 2 लोगों को हराना उसकी किस्मत नहीं थी। अगर जीवू सिर्फ एक को हराता तो वो किस्मत हो सकती थी, पर हाँ उसमें कुछ क्षमता तो है, इसीलिए वो दोनों को हरा पाया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि वो अकादमी में उनका तड़का देखने को बेताब है। सुबन जोसुके को बताता है कि यहाँ के लोग दुश्मनी रखते हैं। वो लड़की खुद आकर लड़ी। आर्थर अचानक आकर कहता है कि उसने पहले ही बताया था, जो छात्र उन्हें पसंद नहीं करते वे भी उनसे लड़ाई मोल लेंगे। कई लोग उन्हें हराकर नाम कमाना चाहते हैं क्योंकि वे उन्हें उकसाने लायक बच्चे समझते हैं। जीवू आर्थर से पूछता है कि वो छात्र परिषद कैसा समूह है। आर्थर बताता है कि उनके पास सोच से ज्यादा ताकत है अकादमी में, यहां तक कि उनके कुछ प्रोफेसर भी उन छात्रों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते। अब टॉप 10 में शामिल होने से ली की वजह से उनकी ताकत और बढ़ गई है।
वह जीवू के साथ बैठा है और जोसुके पूछता है कि वह वहां क्यों बैठा है। वह कहता है कि उसे बोर हो रहा है और वहीं बैठना पड़ रहा है। जोसुके उसे भाग जाने को कहता है, बोर हो तो कहीं और जाकर खेल। वह पूछता है, क्या तुम एकमात्र दोस्ताना व्यक्ति को भी भगाना चाहते हो? सुबन आर्थर से पूछती है, क्या वह चाहता है कि वे उसे दोस्त माने? आर्थर मुस्कुराकर कहता है, बस मौजूदा हालात पर ध्यान दो। उसके लिए बेहतर है कि वे इधर उधर जाकर दूसरों से पिटाई न खाएं। जीवू पूछता है, क्या यही वजह है कि वह उनसे अच्छा बर्ताव करता है? वह हंसकर कहता है कि उसे इससे फायदा होता है। जीवू आर्थर को घूरता है। आर्थर पूछता है कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वह उसे सावधान रहने की सलाह देता है ताकि मुसीबत में न पड़े। वह कहता है कि आधिकारिक मैच में अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। एक आदमी गैरेथ के पास आकर माफी मांगता है क्योंकि वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। गैरेथ पूछता है, क्या वह कह रहा है कि वे अकादमी में 2 बिल्लियां नहीं ढूंढ सकते? आदमी कहता है, वे अकादमी में आईं पर कैमरों में नहीं दिखीं। वह कहता है, वे पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वे कहीं नहीं मिल रहीं। गैरेथ कहता है, छोड़ दो, आखिर में बिल्लियां मालिक के पास लौटेंगी। वह उसे जाने को कहता है। आदमी जाता है। गैरेथ को याद आता है जी वू ने कहा था। वह उससे ठीक से बात नहीं कर पाया। वह सोचता है, जागृत व्यक्ति का भी अपने जानवर पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। वह निष्कर्ष निकालता है कि जानवर ही खास होना चाहिए। वह सोचता है, क्या वे बिल्लियां भी मनुष्यों की तरह स्वाभाविक रूप से जागृत हैं? मिस्टर इनह्योक को आश्चर्य हुआ कि स्पैरिंग मैच अचानक हो रहा है, जबकि यह सिर्फ मेल मिलाप के लिए था। उन्होंने उपाध्यक्ष से कहा कि वे छात्रों पर बहुत दबाव डाल रहे हैं क्योंकि वे अभी अभी पहुंचे हैं। अकादमी के उप प्रधानाचार्य मिस्टर फ्योर्ड ने मिस्टर इनह्योक को बताया कि यह एक गलतफहमी है। इस मैच से अकादमी का कोई लेना देना नहीं था। यह उनके एक छात्र का सीधा अनुरोध था। मिस्टर इनह्योक ने पुष्टि की कि क्या उनका मतलब था कि अकादमी का एक छात्र मैच चाहता था। उप प्रधानाचार्य ने कहा कि उनकी एक नीति है जो अजीब लग सकती है, पर नियमानुसार यह अनुरोध मान्य है। पूर्व अनुमति से छात्र हमेशा एक दूसरे के साथ स्पैरिंग मैच कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह नियम सभी के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। मिस्टर इनह्योक ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उनके पास प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? उप प्रधानाचार्य बताते हैं कि मैच केवल चुनौती पाने वाले की सहमति से होगा। मिस्टर इनह्योक मिस्टर पार्क से कहते हैं कि सुबन को हार मानने को कहें। वह पूछता है कि क्या उन्हें यकीन है कि सुबन हार मान लेगी। जी वो सुबन ली को बताता है कि किसी ने उसे स्पैरिंग मैच की चुनौती दी है। सुबन कहती है कि छात्र परिषद से कोई आया और उसने खुशी से चुनौती स्वीकार की। जी सू पूछता है कि चुनौती देने वाला कौन है? सुबन बताती है कि चुनौती देने वाला वही है जिससे पहले उसकी लड़ाई हुई थी। जी वो पूछता है कि मैच कब होगा? सुबन बताती है कि मैच कल सुबह होगा। सुबन जी वू से पूछती है कि क्या वह चिंतित है? सुबन पूछती है, क्यों, क्या उसे लगता है कि वह हार जाएगी? जी वो कहता है कि वह इसके बारे में चिंतित नहीं है। वह डरता है कि अगर उसे चोट लगी तो, क्योंकि वे अपने देश में नहीं है। सुबन जी सू को देखकर कहती हैं कि उसे जी वू से कुछ सीखना चाहिए।